दक्षिण गुजरात जहां पर है 35 सीटें, वोट शेयर की बात पहले हम करेंगे तो बीजेपी को दक्षिण गुजरात में 50% तक वोट हासिल हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को 36% वोट मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है दक्षिण गुजरात में। आम आदमी पार्टी को 12% और अन्य को 2% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने साउथ गुजरात की 35 सीटों पर इंडिया टीवी मेट्राइज का सर्वे क्या कहता है, वोट शेयर आपके सामने आ रहा है। बीजेपी को 50% वोट यहां पर हासिल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी 36% वोट हासिल कर सकती है इन 35 सीटों पर। आम आदमी पार्टी को 12% वोट, सौराष्ट्र में हमने आपको दिखाया था 11% वोट मिल रहा था आम आदमी पार्टी को, यहां 12%, तो वही एवरेज बरकरार इन दोनों क्षेत्रों में कम से कम रखे हुए, और अन्य 2% वोट हासिल कर सकते हैं। और आइए अब जरा ये वोट शेयर कैसे सीटों में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखता है, एक नजर उस पर डालते हैं। 35 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी इन 35 में से 26 सीटों पर आगे निकल सकती है, हमारा अनुमान है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर सिमट सकती है। आम आदमी पार्टी को 2 सीटें हासिल हो सकती हैं और अन्य को 1 भी नहीं। तो बीजेपी यहां बड़े मार्जिन से आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से। आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र की तरह यहां पर भी 2 सीटों पर हमें बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर सिमट सकती है। दक्षिण गुजरात की हम बात कर रहे हैं, कुल 35 सीटों का यह खाका हमारे ओपिनियन पोल में जो सामने आया वो आपके सामने है। दक्षिण गुजरात जहां सूरत जैसा बड़ा सेंटर भी है, औद्योगिक केंद्र भी है और व्यवसायिक केंद्र है, और उसके अलावा एक ट्राइबल बेल्ट भी होकर गुजरती है। यहां से 26 सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। 6 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर अन्य जो हैं वो अपनी बढ़त बना सकते हैं। और अगर आप ये देखें कि इसमें किसको कितना फायदा, किसको कितना जो नुकसान हो रहा है, वो आप देखें 2017 की तुलना में बीजेपी 1 सीट ज्यादा यहां पर हमें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, 26 सीटें, और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीत रही है और लगता है कांग्रेस के खाते से ही, और 1 सीट अन्य जो है वो भी जीतते हुए हमें इस सीट दक्षिण गुजरात के इलाके में प्रतीत हो रहे हैं। साउथ गुजरात 35 सीटें, मनोज जी क्या खास है यहां पर? प्रधानमंत्री तो तमाम एरियाज में जाकर के प्रचार कर चुके हैं और अभी भी चल रहा है उनका प्रचार। दक्षिण गुजरात, सूरत, और जहां सूरत की बात होती है तो मामला सीधे सीधे त्रिकोणीय नजर आता है। सूरत एक ऐसा जगह है जहां पे भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त जीत कर आती है। यदि बात करें तो 17 में से 16 सीटें वो जीत जाती है, और आज के डेट में वहां पे आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है और पूरी तरह से तिकोड़िए वहां पे चुनाव को माहौल को बना रही है। काफ़ी इस पर चर्चा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी आखिर किसके वोटों में सेंध लगाएगी, कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी, बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, समझने की बात एक ही चीज़ है कि यहाँ पे 2 ऐसी सीट है, जो एक अल्पेश कथेरिया जी का है जो बराछा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि ये सीट ऐसी है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पिछले भी चुनाव में जीती थी और इस बार चुनाव में भी जीतने की स्थिति में है, लेकिन वहां पे सेकंड जो पार्टी जो आएगी वो आम आदमी पार्टी की ही दिख रही है। दूसरा है गोपाल इटारिया जी का, जो सूरत के कतारगामा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऐसा विधानसभा है जहां पे बीजेपी 2017 में 70,000 वोटों से जीत हासिल की थी, और यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे प्रवासी भी हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, ये हैं जो जाकर वहाँ पे बसे हैं, अपने मकान बनाकर, और वोटर भी बन गए हैं। और यहाँ पे बीजेपी को पिछली बार काफ़ी बढ़त मिली थी, और यहाँ पे भी जो गोपाल इटारिया लड़ रहे हैं, जिनको कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 100% जीत है, लेकिन मेरा मानना है कि ये भी बीजेपी के साथ एक टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि वहां पे करीब करीब 6 सीटों पे आम आदमी पार्टी सेकेंड या थर्ड पोजीशन के लिए चुनाव लड़ रही है, लेकिन वोट परसेंटेज उनका बढ़ रहा है, यहीं से उनका सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन सीट में कितना पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी को कहीं से सबसे ज्यादा अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है तो वो यही इलाका है, यही खास तौर पर सूरत और आसपास का इलाका, वो भी शहरी इलाका है। तो अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से 7 से 8 सीटें अकेले सूरत से जीतूंगा। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का जो है बेस वोट जो था वो दिल्ली के हिसाब से आप उसको समीक्षा कीजिए। दिल्ली में जैसे था कि यहाँ पे अल्पसंख्यक और जो प्रवासी थे, जो बाहर से आकर यहाँ जॉब किए थे और जो उनको मध्यम वर्ग से भी नीचे माना जाता था, उनको फोकस इन्होंने बिजली पानी मुफ्त देने की किया था, और यही काम ये सूरत में भी कर रहे हैं। लेकिन सूरत में जो प्रवासी हैं पिछले 25 साल से 30 साल से वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और वो टेक्सटाइल कंपनी में ये सब कर रहे हैं, उनको वहाँ पे एक सुरक्षा और शांतिपूर्वक जीवन जीने का मौका मिला है, उसमें वो किसी तरह का विघ्न नहीं डालना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमको यहाँ पे सुरक्षित, चूंकि महाराष्ट्र का उन्होंने देख चुका है
कि महाराष्ट्र में किस तरीके से प्रवासी पीटे जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर रहे। वोट परसेंटेज देखिए, जब व्यवसायी भी यहाँ पर उनके साथ है और उद्योगों में काम करने वाला प्रवासी भी बीजेपी की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण गुजरात की हम बात कर रहे हैं, प्राची के पास चलते हैं, हमारे साथ और मेहमान जुड़ चुके हैं। सौराष्ट्र के बाद उससे भी बेहतर लीड जो है दक्षिण गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है, यह सर्वे का अनुमान है। बिल्कुल, देखिए दक्षिण गुजरात पर बात करेंगे और इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ मंच पर खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रोहन गुप्ता जी कांग्रेस से, हमारे साथ है बीजेपी से के शर्मा जी, और एआईएमआईएम से इशरत हुसैन शेख हमारे साथ हैं, और हमारे ब्यूरो चीफ निर्णय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत गढ़वी जी भी हैं जो लगातार बड़ी ही बारीकी से एक एक रीजन का हमें ये आंकड़े समझा रहे हैं और फैक्टर समझा रहे हैं। के शर्मा जी, अगर हम दक्षिण गुजरात की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट को बढ़ाने वाले हैं। 26 पर कमल खिल सकता है और 6 सीट सिर्फ कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी, जिसे आप कहते हैं खाता नहीं खुलेगा, 2 सीट पर वो भी मजबूती से लड़ती हुई नजर आ रही। नहीं, ठीक है, लेकिन जो ओपिनियन पोल में दिखा रहे हैं मैं निश्चित तौर से उसका स्वागत करता हूं, और यदि अभी जब पूरे ओपिनियन पोल आ जाएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा चित्र कि भारतीय जनता पार्टी की जो है पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनने जा रही है, और पहले से भी ज़्यादा जो है सीट लेके यहाँ सरकार बनेगी। आपने परसेंटेज में भी दिखाया है कि 50% से ज़्यादा वहाँ पर मिल रहे हैं हमें परसेंटेज भी। तो इस तरह से यदि आप सारे स्थिति का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में एक बार पुनः 7वीं बार बनने जा रही है। गुजरात की जनता अपना आशीर्वाद दे रही है, और आने वाले समय पे जिस विकास के कार्य को हम करते आए हैं, गुजरात की जनता के लिए वो विकास के कार्य और आगे बढ़ेंगे, यहाँ की जनता का और डेवलपमेंट होगा, और यही विश्वास जो है जनता हमारे प्रति एक बार पुनः व्यक्त कर रही है। रोहन गुप्ता जी, इतनी मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ रही है, जैसा कि दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि कांग्रेस का काम बोलता है। फिलहाल जो आंकड़े ओपिनियन पोल में नजर आ रहे हैं उसमें कांग्रेस काफी पीछे। दक्षिण गुजरात की अगर बात करें तो सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस के खाते। देखिए, मुझे ओपिनियन आपकी जो पोल उसकी मेथोडोलॉजी मालूम नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। पर जो लोग भी, आप भी इतने दिनों से यहाँ पे है, जो लोग धरातल पे यहाँ पे है, काफ़ी ऐसे इश्यूज हुए हैं लास्ट 15 दिन में। जैसे 15 दिन पहले मैं आपका सर्वे देख रहा था, आज वो जो आज सर्वे देख रहा हूँ शायद उससे भी कम दिख रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? 15 दिन में ऐसी 4-5 चीज़ें हुई है जहाँ पे कांग्रेस का जो माहौल है वो पूरे गुजरात में काफ़ी मजबूत हुआ है। पहली चीज़, जो मोरबी का हत्याकांड हुआ, लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि ये सरकार कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन लेगी, गिरफ्तार करेगी जो ओनर है कंपनी के, वो नहीं हुआ। उसके बाद में मैं आपको साउथ गुजरात के जो 2-3 इशू बता रहा हूँ कि वहाँ हमारे एमएलए अनंत पटेल, उसके ऊपर हमला किया गया और बीजेपी के ही लोग उसके पीछे जिम्मेदार थे, वो एक बहुत बड़ा इशू हुआ। तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जो आदिवासियों का जो विरोध था, उसको विरोध के बाद इनको कैंसिल करना पड़ा। और जो माहौल बनाने की बीजेपी के द्वारा प्रयास, जो कम्युनल माहौल करने का ट्राई, उनके जो स्टार प्रचारक बाहर से आए, जो आसाम से मुख्यमंत्री आके कुछ ना कुछ बोलते रहे, कहीं ना कहीं उनका जो एजेंडा यहाँ पे गुजरात में सेट होता नहीं दिख रहा है, वो बौखलाए हुए हैं। तो मुझे विश्वास है जो धरातल की परिस्थिति है वो कांग्रेस की फेवर में जा रहे। जैसे जैसे चुनाव जा रहे हैं, बीजेपी ने सारे हथकंडे अपना लिए, और इनके एक स्लोगन है, भरोसे की सरकार। मोदी जी को इनके लोकल लीडर पे अगर भरोसा नहीं है तो गुजरात की जनता इन पे क्या भरोसा करेगी? तो ये भरोसा इस बार धोखे की सरकार हो गया। जैसे मोदी जी को लोकल लीडर से ही धोखा दिया, वैसे जनता इनके आत्मविश्वास को इस बार धोखा देने का मन बना चुकी। चलिए ठीक है, तो चूंकि आदिवासी और दलितों की बात भी यहाँ पर हुई है, उनके आंकड़े क्या कह रहे हैं, उनका ओपिनियन पोल में क्या निकल कर आया है, ये सीधा जानने के लिए स्टूडियो चलते हैं। सौरभ जी, प्राची और दर्शकों के सामने हम आंकड़े रखते हैं क्योंकि हमने कोशिश की है कि बड़ा होलिस्टिक सर्वे किया जाए, हर वर्ग से जाकर के बात की जाए, सवाल पूछे जाएं। तो अगर आप आदिवासी समुदाय की बात करते हैं तो एक बेल्ट जो है वो यहाँ से सूरत से होती हुई दक्षिण गुजरात से होती हुई गुजरती है। इस बार ऐसा लग रहा है कि ये जो समाज का वर्ग है जहां पर बीजेपी कोशिश हमेशा करती रही कि अपनी जड़ें और गहरी करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा फुटहोल्ड है इसमें। यहां बीजेपी उससे बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। हमें 48% तक
आदिवासी समाज में भी बीजेपी वोट अपना बना सकती है। 42% पर कांग्रेस पार्टी है और ये पहले बिल्कुल उलट हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी बहुत आगे यहां पर दिखाई देती थी आदिवासी इलाकों में, लेकिन इस बार हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी यहां 4% वोट शेयर जो है वो हासिल कर सकती है और अन्य को 6% आदिवासी समाज का जो वोट है वो मिल सकता है। ये आपके सामने आदिवासी इलाकों के जो सर्वे में हमने देखा वोट को लेकर क्या रुझान है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। ऐसे अगर दलित समाज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहां 48% वोट हासिल हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को 41%, आम आदमी पार्टी को 8% और अन्य को 3%। तो यहां पर भी आप देखेंगे दलित समाज में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ इनरोड्स बनाने में कामयाब रही है। 48% तक वोट हासिल हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को 41% वोट मिल सकता है दलित समाज में से, आम आदमी पार्टी को 8% और अन्य को 3%। बात करें अगर अर्बन वोटर की, अर्बन वोटर से पहले, शहरी वोटर से पहले हम सवर्ण वोटर की बात कर लेते हैं, अपर कास्ट की बात कर लें अगर, तो इसमें आप देखेंगे 49% तक बीजेपी के लिए रुझान दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी को 40% अपर कास्ट वोट मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को 9% और अन्य को 2%। तो हमने आदिवासियों की बात की, दलित समाज की बात की, सवर्णों की बात की, तो बीजेपी यहां बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है सभी सामाजिक वर्गों में कांग्रेस पार्टी की बनिस्पत। सवर्णों में भारतीय जनता पार्टी 49% वोट, कांग्रेस 40% और आम आदमी पार्टी 9% वोट हासिल कर सकती है। और अगर आप गुजरात के मुस्लिम वोटर के पास जाएं और उनसे पूछें कि इस बार वो किसके लिए अपना मन बना रहे हैं, तो आंकड़े जो हैं वो कुछ बटे हुए नजर आते हैं। हमें अपने सर्वे में ये मिला कि 10% मुस्लिम वोटर भी ऐसा है जो बीजेपी की तरफ रुझान रखता है। कांग्रेस पार्टी जिसको एक मुश्त मुस्लिम समाज का वोट जाता था, जिनका ओवरऑल जो डेमोग्राफी में शेयर है लगभग 8 से 10% का है, 60% तक वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को उसमें से मिलता था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक के अंदर कांग्रेस पार्टी के हिस्से का जो वोट है उसमें कुछ सेंधमारी जरूर की है। हमें लग रहा है 25% तक मुस्लिम वोट इस बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को गुजरात में जा सकता है और अन्य को 5% वोट मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुस्लिम वोट जो बिल्कुल उनकी तरफ जाता था एक तरफा, उसमें काफी चोट महसूस इस बार होगी। खासतौर पर कुछ सीटों के अंदर जहां मार्जिन बहुत कम रहता था, वहां पर मुस्लिम वोट अगर डिवाइड होता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। मनोज जी, देखिए 20 ऐसी सीटें हैं जो गुजरात में मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी, जिसकी अभी हम लोगों ने आम आदमी सॉरी AIMA के जो ओबीसी, हाँ, उनकी जो पार्टी का हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया। इसमें उन्होंने क्या किया है कि 20 में से 13 जो सीटें हैं उन्होंने मुसलमानों को दिया, 16 उन्होंने अनाउंस कर चुके हैं अपने पे। और ये जब मुस्लिम कैंडिडेट आते हैं और एक मुस्लिम समाज के तरफ से आते हैं तो वहां पे वोट ज्यादा डिवाइड होता है। आप चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आप देखिएगा कि मुसलमानों का वोट दो तरफा ही गिरेगा, या तो बीजेपी को कौन हरा रहा है या बीजेपी से कौन पार्टी जीत रही है। इन चीजों को ध्यान में रखकर ये वोटों का सारा शेयर होगा। अभी जो आम आदमी पार्टी को 25% और अन्य को 5% दे रहा है, दिख रहा है देते हुए, उसमें एग्जिट पोल में आप देखेंगे बहुत सारा बदलाव आएगा। और यहां पे आने के बाद ये जो 20 सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां पे 10% से ऊपर के वोटर हैं, ये इन सीटों पे प्रभावित करेंगे। अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी 10%, ऐसे माना जाता है कि 8% जो गुजरात के मुस्लिम वोटर हैं वो बीजेपी के साथ हमेशा रहे हैं और बीजेपी के लिए वोट भी करते आए हैं। ये सारे समीकरण जब हमारे वोट में आएंगे वो देखना है कि वो कितने टिक पाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा वर्ग है जिसके वोट को लेकर आप 100% नहीं कर सकते हैं चुनाव के दिन तक कि ये इसी में जाएंगे। नहीं, लेकिन इस बार उनके पास 3 विकल्प हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM, तो कुछ ना कुछ बिखराव इसमें बिखरा हो, 100% होगा। कुछ कांग्रेस लेकर जाएगी, आम आदमी पार्टी लेकर जाएगी, कुछ ओबीसी लेकर जाएंगे और कुछ कांग्रेस की तरफ जाएंगे। और ये बिखराव का फायदा ही है। और ये यहीं पे नहीं, हर जगह पे जो वोटों का बिखराव हो रहा है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा है। जिस तरीके से अभी लोग वो लगा रहे हैं कि ओपिनियन पोल में आप इस तरह से दिखा रहे हैं, ये वोटों का बिखराव जो हो रहा है, यही कारण है कि बीजेपी
इन सारे मुद्दों को जो इन्होंने गिना रहे थे होने के बावजूद भी अपने आप को टिकाए रख रही है और वो वोटों में काफी बदलाव भी ला रही है। तो ये आगे दिखेगा। प्राची के पास हम चलते हैं। मुस्लिम वोट की खूब चर्चा इस बार, हमने कल परसों अहमदाबाद में इस विषय पर कई लोगों से बात भी की थी और हमारे सर्वे में भी सामने दिख रहा है कि मुस्लिम वोट इस बार विकल्प होने की वजह से काफी बिखरता हुआ नजर आएगा। प्राची, बिल्कुल, और इस पर देखिए सबसे पहला रिएक्शन हम AIMIM से ही लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिमों की वो बात करते हैं, दलितों की वो बात करते हैं। उसके बाद मैं निर्णय से समझूंगी कि ये जो बिखराव है ये क्यों नजर आ रहा है। लेकिन इशरत जी, आप बड़ा दावा करते हैं कि आप मुस्लिमों की रहनुमा पार्टी हैं, आप दलितों के पिछड़ों की रहनुमा पार्टी हैं, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं आपको कोई साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसा यूपी में हुआ कुछ वैसा ही गुजरात भी मन बना रहा है। देखिए 182 सीट्स के अंदर हम सिर्फ 13 सीट पर लड़ा रहे हैं क्योंकि हम 13 सीट में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। दूसरी बात ये, जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि मुसलमानों को टिकट दिए, तो 13 में से 11 टिकट मुसलमानों को दिए हैं, 2 टिकट हमने दलित भाइयों को दिए हैं। यहाँ से दानी निमरा से कौशिका बहन परमार है, बड़गाम से कल्पेश भाई हैं। दूसरी बात आती है सर्वे की, तो सर्वे ये एक साइंस है लेकिन हर बार ये सही नहीं होता है। 2004 में जो शाइनिंग इंडिया था उसका आपने देखा था रिजल्ट क्या हुआ था। शाइनिंग इंडिया फेल हो गया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी। बंगाल के अंदर भी आपने देखा और बिहार के अंदर भी देखा था, ये आंकड़े फेल हो गए थे। केजरीवाल साहब ने तो सर्वे के अंदर खुद को चीफ मिनिस्टर बना लिया है। तो मैं इन सर्वे पर 100% बिलीव नहीं करता हूं। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं आप पार्टी को वोट मिलेगा, मुसलमानों का वोट आप पार्टी को नहीं मिलेगा क्योंकि केजरीवाल की जो इमेज बन चुकी है अब एंटी मुस्लिम बन चुकी है। हिंदू समाज में तो एंटी हिंदू है ही, लेकिन मुसलमानों के अंदर भी एंटी मुस्लिम है। जब कम्युनल राइट्स हुआ तो उस वक्त उनको निकलना चाहिए था ईस्ट दिल्ली के अंदर, नहीं निकले। आपको मालूम है कि अहमदाबाद में जब कम्युनल राइट्स हुए थे तो वसंत रजब, ये 2 स्टूडेंट्स थे, एक मुस्लिम था एक हिंदू था, ये निकले थे, शहीद हो गए थे, लेकिन दंगे रुक गए थे। लेकिन केजरीवाल साहब वहां राजघाट पहुंच गए और वहां पे जाके बांसुरी बजाने लगे। ठीक है, इसी प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इसी तरह से जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उस पर वहां पे कब्जा हो रहा है। NRC CA के मुद्दे पर ये खामोश है। इन्होंने ट्रंप इंडिया से, कांग्रेस तो मुखर है इन मुद्दों पर, कांग्रेस का वोट बैंक तो अभी भी बरकरार है। आम आदमी पार्टी थोड़ा सा जरूर उस पर सेंध लगा रही है, लेकिन आप तो कहीं नजर नहीं आ रहे। खैर, निर्णय चूंकि आप ग्राउंड पर जाते हैं और आप वोटर्स के मन को समझ रहे हैं, जो मुस्लिम वोटर्स की हम बात कर रहे हैं, 10% मुसलमान अभी भी बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा जो शेयर है वो अभी भी कांग्रेस के पास है 60%, लेकिन आम आदमी पार्टी की भूमिका यहाँ पर जरूर बड़ी हुई नजर आ रही है। जो बिखराव है मुस्लिम वोटर्स में, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या है? देखिए, ये जो आंकड़े आ रहे हैं मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फेरबदल और होगा। कांग्रेस का जो वोट शेयर है मुस्लिम्स में वो मुझे लग रहा है करीब करीब 70% के आसपास रहना चाहिए, और बीजेपी का जो वोट शेयर है मुस्लिम्स में वो मुझे लगता है और थोड़ा कम होगा। मुस्लिम्स जो मेरा अब तक का अनुभव है, बीजेपी की तरफ अभी भी इतना ज़्यादा वोट नहीं कर रहे हैं। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे थोड़े बहुत वोट पड़ रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात इस बार हमने नोटिस की है, क्या एक्चुअल परिणाम होगा ये अब अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वोटर कैसे बिहेव करेगा पोलिंग बूथ में जाके आप पहले से नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस लगातार इस कोशिश में लगी रही पूरे प्रचार के दौरान कि MIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है, और काफ़ी हद तक मैंने ऑब्जर्व किया कि कांग्रेस ये कन्विंस कर पाने में कामयाब हुई है। अदरवाइज कांग्रेस का शेयर जो है वो और कम होता। और आम आदमी पार्टी AIMIM जो है वो लगातार ये प्रचार करने में जुटी रही कि आम आदमी पार्टी जो है वो एंटी मुस्लिम है, और काफ़ी इफेक्टिव कारण भी उसने दिए। बिल्किस बानो वाला केस था, या फिर जब नोटों पे गणेश जी की प्रतिमा लगाने की बात आई, फोटो छापने की जब बात आई, तो ऐसे कई मुद्दे जिसपे जब डिमोलिशन हो रहा था गुजरात में, द्वारका में और दूसरे जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे, तब आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की MIM ने। तो प्रयास तीनों पार्टियां लगातार कर रही हैं। कांग्रेस का एक अपना ट्रेडिशनल नाता है मुस्लिम वोटर्स के साथ, और जिस तरह से उसने अपने मुस्लिम टिकट्स बांटे हैं तो वो थोड़ा बहुत उसको एरोड होने से बचा पाई है। लेकिन असली जो फैक्टर्स हैं इस बार, जो नए प्लेयर आए हैं MIM और आप, ये दोनों किस तरह से बिहेव करेंगे या इनकी बातों पे कितना गौर करेगा मुस्लिम वोटर, उस पर सबको डिपेंड करता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद के अंदर ही जहां हम खड़े हैं इस वक्त, 4 ऐसी सीटें हैं जहां पे मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अब
पहले तो मैं बता दूं कि जो इनका ये दावा है कि 13 में से हमने 11 मुस्लिम्स को टिकट दी और 2 हिंदुओं को टिकट दिए, वो देनी पड़ी क्योंकि दलित सीटें हैं। आप मुस्लिम्स को टिकट दे ही नहीं सकते वहाँ पे, इसलिए आपको हिंदू सीट्स देनी पड़ी। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के हिसाब से कह सकते हैं कि 13 सीट पर मुसलमानों को टिकट दिया, उसका मैंने जवाब अब मैं आपको उन दोनों सीटों का गणित भी बता दूं कि वहाँ खड़े क्यों किए, वरना और इतनी दलित सीट है गुजरात में, टोटल 14 दलित सीट हैं, तो 2 ही पे क्यों खड़े किए, बाकी 12 क्यों नहीं खड़े किए? 2 पे इसलिए खड़े किए क्योंकि दानी लीमड़ा में करीब 90,000 मुस्लिम वोट हैं और वडगाम की सीट पर करीब 60,000 मुस्लिम वोट्स हैं। तो जहां आपको दिख रहा है कि एक साइजेबल वोट आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं, वहीं आपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया है। इसलिए माफ कीजिएगा, मेरा जो मानना है, कांग्रेस के साथ अभी भी मुस्लिम वोट जो है वो मुझे इस स्टेज पर अब दिख रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है, एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, मुस्लिम वोटर जो है, मेरा अब तक का अनुभव ये रहा है कि वो ये देखता है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। ठीक, ये सबसे बड़ा फैक्टर है उसके, और उसमें क्या होता है उसके साथ के अब वो ये देख रहा है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इसी दोनों में चर्चा से किसके साथ हिंदू वोट ज्यादा छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। ये जो 2 नए प्लेयर्स की एंट्री है, ये किसको कितना नुकसान पहुंचाएगी और वोटर्स पे कितना बिखराव होगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा खासा वोट शेयर लेती हुई नजर आ रही है मुस्लिम वोटर्स का। तो आप देख रहे हैं इंडिया टीवी मेट्राइज का ओपिनियन पोल, गुजरात की जनता का मन वोटिंग से ऐन पहले, और ये आखिरी ओपिनियन पोल है, आपको बता दें, इसके बाद सीधे अब वोटिंग होनी है। और हम गुजरात में अब तक सौराष्ट्र कच्छ की बात कर चुके, दक्षिण गुजरात की बात कर चुके, जहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आम आदमी पार्टी के खाता जरूर खुल रहा है, लेकिन वैसी कोई अनपेक्षित जीत की ओर या एक वेव जैसी जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, वैसा कुछ उसके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। और बात करते हैं उत्तर गुजरात की। उत्तर गुजरात में कुल 32 सीटें हैं और वोट शेयर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर गुजरात में 48% वोट शेयर ले सकती है। कांग्रेस पार्टी को 44% वोट मिल सकता है नॉर्थ गुजरात में, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3% और अन्य को 5%। आम आदमी पार्टी को सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात में 12-13% वोट मिलता हुआ हमें इस सर्वे में दिखाई दिया था। वो उत्तर गुजरात आते आते घटकर केवल 3% रह जाता है। बीजेपी 48%, नंबर 1 वोट प्रतिशत में यहां भी दिखाई देती है, आप और कांग्रेस 44%। लेकिन आप सीटों में देखेंगे तो आपको यहां पर तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। पहली बार कांग्रेस पार्टी गुजरात के किसी हिस्से में बीजेपी से आगे निकलती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी यहां 17 सीटें जीत सकती है 32 में से, बीजेपी को 15 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी का खाता उत्तर गुजरात में खुलेगा, हमें ऐसा नहीं लगता, और ना ही अन्य के पास कोई सीट जाती हुई हमें दिखाई देती है। तो उत्तर गुजरात में कांग्रेस बाजी पलटती हुई दिखाई दी हमें। 17 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है 32 में से, 15 पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना सकती है। और सीट स्विंग की अगर आप बात करें 2017 से और अब के बीच में 2022 के इस ओपिनियन पोल के बीच में, तो बीजेपी को 1 सीट का फायदा होता दिखाई देता है, 14 से 15 सीटें आती हुई दिखाई देती हैं बढ़कर। कांग्रेस को 1 सीट का यहां पर नुकसान तुलना में 2017 से 18 से घटकर 17 हो सकती है, लेकिन यहां भी बढ़त कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी बरकरार रहेंगी। इस सवाल प्राची जरूर हमें अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, वहां निर्णय भी आपके साथ हैं और गढ़वी साहब भी वहां पर हैं, कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते जाते क्या बदल जाता है कि सौराष्ट्र कच्छ में जहां पर वोट परसेंटेज में 12-13% से बीजेपी आगे दिखाई देती है, तो वो घटकर के लीड और कम हो जाती है, सीटें भी कम हो जाती हैं उत्तर गुजरात में आते आते। बिल्कुल, देखिए उत्तर गुजरात की अगर आपने बात कही तो यही वो इलाका आंकड़ों में नजर आ रहा है जिसमें कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। प्रशांत जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, उत्तर गुजरात की अगर बात करें तो ऐसा क्या बदल गया? अगर हमने सौराष्ट्र की बात की, हमने दक्षिण गुजरात की बात की, ऐसा क्या बदल गया कि उत्तर गुजरात में आते आते सीटों में कांग्रेस आगे हो गई और बीजेपी पीछे खिसक गई? देखिए, पूरे गुजरात में 2 जोन, एक नॉर्थ मतलब उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र, ये 2 ऐसा है जहाँ पर कांटे की टक्कर रहती है। वो फिर कम्युनिटी वाली बात हो या एंटी इनकम्बेंसी की बात हो। ये नॉर्थ गुजरात है तो महसाणा वाला बेल्ट और बनासकांठा जो पहले से प्रो कांग्रेस ही, लास्ट टाइम भी आप देखोगे तो बनासकांठा की 7 में से 6 सीट कांग्रेस के पास थी। तो ये एक ऐसा बेल्ट है जो मतलब पूरा अनटच रहता है, या वो लोग ऐसा मानते हैं कि हम विकास से बहुत दूर है। जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको पूरा ब्रीफ भी किया था विकास के एजेंडे के बारे में। सौराष्ट्र भी कांटे की टक्कर में जाता है। मध्य गुजरात जो सिटी जो अर्बन एरिया है, उत्तर गुजरात प्योर रूरल है और रूरल का थोड़ा बेस अभी भी ऐसा है।
जो बीजेपी से खिसकता भी रहता है और वो अभी भी कांग्रेस के फेवर में रहता है, इसलिए यहाँ ये दिखता है। और खास करके महसाणा वाला जो बेल्ट बता रहा हूँ, जो पाटीदार कम्युनिटी स्ट्रांग है वहाँ पर, लेकिन अभी भी जो सीटों का बंटवारा जो हुआ है, टिकट का जो बंटवारा हुआ है, उसके बाद काफ़ी सारी अंदरूनी जो लड़ाई झगड़ा होता है, उसके हिसाब से कांग्रेस को कहीं फायदा। देखिए, आम आदमी पार्टी हर जगह पर उतनी नहीं है। दोनों में एआईएमआईएम से भी मेरा क्वेश्चन है कि आप 13 सीट पे लड़ रहे हो, तो न सत्ता में जाओगे न विपक्ष में जाओगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक उसी तरह आम आदमी पार्टी 182 में से 50 सीट ऐसी है जहां खुद कांग्रेस भी बिलीव करती है कि वहां हम कभी नहीं जीतते, जो प्योर अर्बन सीट, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, अभी साउथ गुजरात की हम डिस्कस कर रहे थे। साउथ गुजरात अगर 2017 में थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएट होता तो कांग्रेस की सरकार होती। उसके 2 उदाहरण मैं देता हूं आपको कि हार्दिक पटेल की रैली जब होती थी 2017 में, 5 लाख से ज्यादा जनमेदनी आती थी सूरत में, फिर भी एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली 16 में से। सूरत डिस्ट्रिक्ट की 16 सीट है। अगर सूरत थोड़ा बहुत भी कांग्रेस की तरफ फेवर में रहता तो आज कांग्रेस की सरकार होती। ठीक उसी तरह केशुभाई पटेल, जिन्होंने खुद की पार्टी बनाई जीपीपी 2012 में, पाटीदार, उनके नेक्स्ट पर्सन आफ्टर केशुभाई काशीराम राणा सूरत से बिलोंग करते थे, केंद्र में मिनिस्टर थे बीजेपी में, वहां से उन्होंने उनकी पार्टी की शुरुआत की, फिर भी उस सूरत में से एक भी सीट जीपीपी को नहीं मिली। मतलब वो प्रो बीजेपी बेल्ट है। तो उसी तरह ये प्रो कांग्रेस बेल्ट है। ठीक है, निर्णय आपको भी ये लगता है कि प्रो कांग्रेस बेल्ट है, इसी वजह से यहाँ पर जब हम आंकड़े देख रहे हैं तो कांग्रेस को बढ़त मिल रही है और बीजेपी अभी भी कांग्रेस के पास नहीं है, मतलब कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आ रही है, जबकि इसमें महसाणा भी है, बनासकांठा भी है, जिसमें पीएम ने भी खूब सौगातें दी हैं चुनाव से पहले। देखिए, अगर आप जातिगत समीकरणों के आधार पर देखेंगे तो हाँ, यहाँ बहुत सारे ठाकुर और क्षत्रिय वोट हैं जो मुस्लिम वोट्स के साथ मिलकर के स्विंग करते हैं हमेशा कांग्रेस की तरफ, जब दो बायपोलर जब कॉन्टेस्ट हो रहा था। और इस बार हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ये वो पूरा एरिया है उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात का जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सबसे कम प्रेजेंस है और एमआईएम का भी बहुत ही सिलेक्टिव प्रेजेंस है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर जो इस वक्त उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में देखने को सामने आ रहा है वो ये है कि बीजेपी अपने रेबल से सबसे ज़्यादा जो फाइट कर रही है वो इन्हीं क्षेत्रों में कर रही है। बीजेपी को इस बार बाकी सारे फैक्टर्स की बनिस्बत सबसे ज़्यादा अगर इन क्षेत्रों में नुकसान हुआ, जो कि हम प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं, तो वो इन फाइटिंग की वजह से होगा। मैं आपको बताता हूं उसका फैक्चुअल एग्जांपल। बीजेपी ने करीब 19 लोगों को पार्टी से सस्पेंड किया जो अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने खड़े हुए हैं, और आपको बता दूं कि मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने कैंडिडेट के सामने, ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने खड़े हैं। ये बीजेपी को नुकसान करेगा। इसके अलावा इसी उत्तर गुजरात में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑफिशियल कैंडिडेट तो नहीं है, बीजेपी के ऑफिशियल मेंबर्स तो नहीं थे, लेकिन ऑफिशियल मेंबर्स के रिलेटिव हैं। तो कहीं पे ऐसा भी देखने को मिला है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि शायद जितने चुनाव मैंने अब तक कवर किए हैं, करीब 6 चुनाव, पहली बार मैं देख रहा हूं कि बीजेपी इतने बड़े पैमाने पर जो रेबल्स हैं अपनी पार्टी के अंदर, उनसे मुकाबला फेस कर रही है। बीजेपी को जो टक्कर है वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या आप नहीं दे रही है। बीजेपी को जो जूझना पड़ रहा है वो अपने ही रेबल्स कैंडिडेट से जूझना पड़ रहा है, और उसी वजह से कई जगह हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग जातिगत समीकरण है उसमें भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। दूसरा, इस बार हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे हालात हुए पिछले 4-5 महीनों में, जैसे विपुल चौधरी को भी अरेस्ट कर लिया, और उसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स थे उसको देखते हुए जो चौधरी समाज है जो कि अमूमन बीजेपी के साथ खड़ा रहा है, जब बात होती है ठाकुर और पटेल बिल्कुल, यानी जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने नजर आ रही है वो उनके अपने ही बागी नजर आ रहे हैं और अपने अंदरूनी कलह की वजह से शायद बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका रोहन जी, के शर्मा जी और इशरत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बताने के लिए ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है। आगे भी हम लगातार ओपिनियन पोल में तमाम आंकड़े सामने रखते रहेंगे। सीधा सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, अभी तक जो हमने आंकड़े बताए हैं एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखिए ताकि पता चले कि ओपिनियन पोल से क्या निकल कर आ रहा है। जरूर प्राची, एक रिकैप हम अपने व्यूअर्स के लिए करते हैं, खासतौर पर वो व्यूअर्स जो कि अभी इंडिया टीवी पर इस सर्वे के नतीजे देख रहे हैं। तो हमने आपके सामने अब तक कुल 121 सीटों का सर्वे जो है वो रखा है। 182 में से
74 सीटें 121 में से मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। और इसके अलावा आप देखें कांग्रेस पार्टी अभी काफी पिछड़ती हुई दिखाई देती है। 42 सीटों पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है और सिर्फ 4 सीटें मिलती हुई हमें लगती हैं अभी तक इन 121 में से आम आदमी पार्टी को। हमने सौराष्ट्र की बात सबसे पहले की थी, सौराष्ट्र और कच्छ की। सौराष्ट्र और कच्छ वो इलाका जहां बीजेपी बहुत अच्छा नहीं करती, पिछले चुनाव में अच्छा नहीं किया था। इस बार वोट शेयर में आप देखिए 8% की बढ़त कांग्रेस पार्टी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। 48%, 40% बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, 11% पर आम आदमी पार्टी रह सकती है और 1% वोट अदर्स को मिल सकता है। ये सौराष्ट्र कच्छ की 54 सीटों का वोट आपके सामने था। सीटों में देख लें इसको, अगर सौराष्ट्र कच्छ में सीटें किस तरीके से हमें जाती हुई दिखाई देती है तो 33 सीटें 54 में से बीजेपी निकाल सकती है, 19 कांग्रेस पार्टी और 2 आम आदमी पार्टी। अन्य को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं देती। इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि पटेल वोटर और कोली वोटर में अच्छी पकड़ बीजेपी इस बार अपनी बना पा रही है, उसका लाभ उसको मिलता दिखाई देता है। 54 में से 33 बीजेपी, सौराष्ट्र में 19 कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी 2 सीट। दक्षिण गुजरात की अगर बात करते हैं तो सौराष्ट्र और दक्षिण इन 2 जगहों में आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा असर जो है पूरे गुजरात में कहीं है तो यही माना जाता है। सौराष्ट्र में आपने देखा केवल 2 सीट। वोट में अगर देखें दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में बीजेपी को 50% वोट हासिल हो सकता है। हाफ फिगर के करीब बीजेपी हमें दिखाई दे रही है वोट में। कांग्रेस को 36% वोट और आम आदमी पार्टी को 12% वोट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दक्षिण गुजरात में, जहां पर सूरत सबसे बड़ा केंद्र है और सूरत से ही सबसे ज्यादा उम्मीदें आम आदमी पार्टी को हैं। 2% अन्य के खाते में वोट जाता हुआ दिखाई देता है। दक्षिण गुजरात की सीटें भी देख लेते हैं। अब दक्षिण गुजरात में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। 32 में से तो भारतीय जनता पार्टी 26 सीटें जीत सकती है। इन 35 सीटों में से दक्षिण गुजरात में 6 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस पार्टी को। बड़ा अंतर सीटों में, 20 सीटों का अंतर भाजपा और कांग्रेस की दक्षिण गुजरात में। केवल 2 सीटें आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर अन्य हमें आगे चलते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये दक्षिण गुजरात आपने देखा। अब उत्तर गुजरात जिसका जिक्र अभी हमने किया, वहां भी देख लें 32 सीटों में से 15 पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, 17 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी का यहां खाता खुलता नहीं दिखाई देता। 15 और 17 पहला रीजन ऐसा जहां पर हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। तो अब हमने 4 क्षेत्रों में से 3 क्षेत्रों की बात आपके सामने रख दी। अब बाकी है केवल सबसे बड़ा जो क्षेत्र है मध्य गुजरात, जो एक बड़ा अर्बन सेंटर भी है जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर भी आता है। यह किस ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या यहां से कांग्रेस पार्टी के लिए किसी मिरेकल की उम्मीद है? क्या कोई ऐसा कमबैक कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई देती है? सर्वे में हमें क्या पता चला? तो आपके सामने मध्य गुजरात की 61 सीटों का वोट शेयर अब आ रहा है। 54% वोट इस मध्य गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। 37% कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। सिर्फ 4% आम आदमी पार्टी को और अन्य को 5% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी बढ़त वोट शेयर में बीजेपी मध्य गुजरात में हासिल कर सकती है। 54% वोट शेयर के साथ कांग्रेस पार्टी को यहां 37% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी 4% सीटें वोट हासिल कर सकती है और अन्य 5% वोट। सबसे बड़ा क्षेत्र 61 सीटें इसके अंदर आती हैं। और इसके साथ वोट शेयर के बाद हम सीधे सीटों का रुख करते हैं और आपके सामने सभी 182 सीटों का जो रुझान हमारे ओपिनियन पोल का है वो आ जाएगा। अभी आप वोट शेयर देख रहे हैं, अब सीटों में तब्दील होते हुए देखिए जरा मध्य गुजरात के वोट को। 43 सीटें जा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ 17 सीटें, आधे से भी कम कांग्रेस पार्टी को। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। तो मध्य गुजरात की 61 सीटों में बीजेपी बड़ी बाजी जीत सकती है। 43 सीटें, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी 1 भी नहीं और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।